हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपी विद बायोलॉजी क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग यहाँ पे खान सर की जीएस रिसर्च सेंटर की जीके की बुक कर रहे हैं बायोलॉजी की। और ये किसी भी प्रकार का आपका कंपटीटिव एग्जाम हो या फिर आप 10th में हो, 12th में हो, 11th में हो, तो देखिए ये क्या है, वन लाइनर क्वेश्चन भी आपको इसमें मिलेंगे और टॉपिक भी आपको क्या बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आप चाहे 10th के हो, 12th के हो, 11th के हो या फिर आपको किसी भी प्रकार का कंपटीटिव एग्जाम हो, तो आप यहाँ से ये पढ़ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का हम लोगों का जो टॉपिक है वो पाचन तंत्र है, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम है। इसके पहले हम लोगों ने श्वसन तंत्र कर लिया है और उसके प्रीवियस ईयर में जितने भी परीक्षाओं में आए हुए एमसीक्यू हैं वो भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखी क्लास तो डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक पड़ा हुआ है और चैनल में क्या प्लेलिस्ट बनी है, आप वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। आपको बहुत ईजिली क्या क्लास मिल जाएगी। और देखिए, स्टार्टिंग से बुक की स्टार्टिंग से हर एक चैप्टर है और उसके एमसीक्यू दिए हुए हैं। ठीक है, पाचन तंत्र समझते हैं होता क्या है। आइए टॉपिक पे। देखो, वैसे अंग जो भोजन पचाने में सहायता करते हैं उन्हें सामूहिक रूप से क्या कहते हैं, पाचन तंत्र कहते हैं। ठीक है, वैसे अंग जो भोजन को जो हम लोग खाते पीते हैं उसको पचाने का कार्य करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पाचन तंत्र कहते हैं। इसमें जटिल सरल पदार्थों में टूट जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, जटिल जो भोजन होता है वो सरल पदार्थों में टूट जाता है। जैसे कि देखिए, हम लोग खाते क्या, कढ़ी चावल खा रहे हो, चाउमीन खा रहे हो, बर्गर खा रहे हो, है, तो ये सब क्या होते हैं, जटिल जो भोजन होते हैं वो देखो, आपका जो टमी होता है, पेट होता है, वो कढ़ी चावल नहीं पहचानता है क्या होता है, उसको कार्बोहाइड्रेट चाहिए, फैट चाहिए, प्रोटीन चाहिए। वो ये नहीं कहता दे दो मुझको कढ़ी दे दो या फिर चाउमीन दे दो, है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जटिल भोजन सरल पदार्थों में क्या होते हैं, टूट जाते हैं। ठीक है, अब देखिए ये आपका जो पाचन तंत्र का, ये आपका अमाशय दिख रहा है, क्या दिख रहा है, अमाशय दिख रहा है सी के आकार का। ये आपकी ग्रसिका है, ये आपका मुख गुहा है, ये आपकी जीहा है। ठीक है, ये है जो ये जो ऐसे लाइन खींची, इसको डायफ्राम कहते हैं। ये डायफ्राम कहते हैं। ये गर्भवती महिलाओं में कार्य नहीं करता है डायफ्राम। ठीक है, कार्य नहीं करता है। जब देखा होगा किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है, कहीं उसके शरीर में तो कहीं खरोच नहीं आई, बस गिरा और उसकी क्या हो गई, डेथ हो गई, तो वही होता है कि उसका डायफ्राम जो होता है वो टूट गया होता है। ठीक है, ये क्या होता है, ये है आपका पित्ताशय। ठीक है, पित्ताशय है, पित्ताशय में किसका, पित्त का भंडारण होता है। ये पित्त नली है। ठीक है, इसको यकृत कहेंगे। और ये क्या है, आपका अग्न्याशय है। ये है क्षुद्रांश है। ठीक है, इसको वेदांत कहेंगे, जिसको कोलान कहते हैं। यहाँ से आपका क्या होता है, वेस्ट जो प्रोडक्ट होता है वो आप निकालते हैं गुदा द्वार। ठीक है, और इसको परसेसिका कहा जाता है। अब देखिए, पाचन दो भागों में बटा है। जो पाचन होता है वो दो भागों में बटा है। पहला आहार नाल यानी कि एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा है संबंध यानी कि जुड़ी पाचक ग्रंथि, जिसको डाइजेस्टिव ग्लैंड कहते हैं। आहार नाल क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है, यह मुख गुहा से प्रारंभ होकर क्या होता है, गुदा द्वार तक होता है। जहाँ से मुंह होता है वहाँ से स्टार्ट होगा और जहाँ पे क्या होता है, भोजन निकलता है, वहाँ तक क्या है, आहार नाल फैली हुई होती है गुदा द्वार तक। पाचन के समय भोजन आहार नाल में ही रहता है। पाचन के समय भोजन कहाँ रहता है, आहार नाल में ही रहता है। आहार नाल की लंबाई अगर पूछा जाए तो 32 फीट यानी कि लगभग 8 से 10 मीटर होती है। ठीक है, आहार नाल के अंतर्गत मुख गुहा, ग्रासनली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय तथा गुदा द्वार आते हैं। अगर पूछा जाए आहार नाल के पार्ट कौन कौन से हैं, तो आप बताएंगे सबसे पहले मुख गुहा है, फिर ग्रासनली है, फिर आमाशय है, फिर छोटी आंत है, फिर बड़ी आंत है, फिर क्या है, मलाशय है आपका। उसके बाद क्या होता है, गुदा द्वार। पहले मलाशय आता है, उसके बाद गुदा द्वार, जहाँ से क्या होता है, जो आपका मतलब यानी कि पोटी वगैरह होती है वो निकलती है। ठीक है, और संबंध पाचक ग्रंथि यानी डाइजेस्टिव ग्लैंड क्या होती है, तो ये भोजन को पचाने वाली एंजाइम का निर्माण करती है। इसके अंतर्गत लार ग्रंथि, यकृत, पित्ताशय तथा अग्न्याशय आते हैं। ठीक है, पाचन की क्रिया मुख गुहा से क्या होती है, प्रारंभ हो जाती है। पाचन की क्रिया छोटी आंत में पूर्ण हो जाती है। ठीक है, जो छोटी आंत होती है उसमें क्या होती है, पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। ठीक है, पाचन क्रिया जो होती है छोटी आंत में पूर्ण हो जाती है और बड़ी आंत में सिर्फ जल का अवशोषण रहना बाकी रहता है। ठीक है, अब देखिए मुख गुहा की, अब हम मुख गुहा समझेंगे, बकल कैविटी क्या होती है। तो मुख गुहा की संरचना एक बंद कमरे के समान होती है। हाँ, बंद कमरे के समान होती है, जो क्या होता है, मुंह के रास्ते में खुलता है तथा जबड़ों और होंठों के माध्यम से क्या होता है, बंद होता है। मनुष्य के दो जबड़ों से निचला जबड़ा क्या होता है, गतिशील होता है। मुख गुहा के अंदर की ऊपर वाला हिस्सा को क्या कहते हैं, तालू यानी कि प्लेट कहा जाता है तथा पार्श्व जो होती है लेटरल के मांसल भाग को क्या कहा जाता है, गाल कहा जाता है। युबुला, ठीक, युबुला एक मुलायम वी आकार की रचना है जो मुलायम तालू से नीचे की तरफ क्या होती है, लटकी रहती है।
पाचन मुख गुहा से प्रारंभ होता है। अगर पाचन पूछा जाए शुरू कहाँ से होता है, जैसे ही आपने रोटी को मुंह में डाला, ठीक है, लार मिली तो यहीं से क्या हुआ, पाचन की क्रिया शुरू हो जाती है। ठीक है, मुख गुहा से प्रारंभ हो जाती। मुख गुहा एक खाली जगह होता है जिसमें क्या होता है, एक जीभ होती है और तीन जोड़ी क्या होती है, लार ग्रंथि होती हैं, 32 दांत पाए जाते हैं और पाचन में महत्वपूर्ण क्या करते हैं, ये भूमिका निभाते हैं, क्योंकि पाचन जो होता है मुख से शुरू हो जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं, मुख गुहा के फर्श पर, ठीक है, मुख गुहा के फर्श पर एक मांसल मोटी रचना पाई जाती है। क्या पाई जाती है, एक मांसल मोटी रचना पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं, जीभ यानी कि टंग कहते हैं। जीभ मुख गुहा से एक संरचना फ्रीनूलम, ठीक क्या होती, फ्रीनूलम के द्वारा जुड़ी रहती है। स्वाद का अनुभव कराने के लिए जीभ की ऊपरी सतह पर क्या होते हैं, स्वाद कलिकाएं यानी कि टेस्ट बड जो होती हैं वो पाई जाती हैं, जो मीठा खट्टा नमकीन कड़वे स्वाद का क्या करती हैं, अनुभव कराती हैं। टेस्ट बड जैसे कि आपकी जीभ हुई तो यहाँ पे आपकी टेस्ट बड पाई जाती हैं, यही क्या करती हैं, आपको मीठा खट्टा नमकीन का क्या कराती हैं, एहसास दिलाती हैं कि अनुभव कराती हैं कि आप क्या खा रहे हो। लार ग्रंथि क्या होती है, जो होती है सैलिवरी ग्लैंड, ठीक, सैलिवरी ग्लैंड को हम लोग समझेंगे क्या होती हैं। ठीक है, देखिए लार ग्रंथि से प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर, कितनी, 1 से 1.5 लीटर लार सलाइवा का स्त्राव निर्माण होता है। लार का पीएच मान 6.8 होता है, हालांकि इसका पीएच मान खाने से पूर्व तथा खाने के बाद क्रमशः 7.5 से 6.5 के मध्य परिवर्तित होता है। ठीक है, सभी लार ग्रंथियाँ लार सलाइवा स्रावित करती हैं, जिसमें 99% तक जल तथा 1% पाचक एंजाइम, जिसको कहेंगे लाइसो एंजाइम, टाइलिन, डाइस्टेज तथा म्यूलिन निकलते हैं। ठीक है, म्यूलिन निकलते हैं। इसमें सर्वाधिक मात्रा में क्या, टाइलिन निकलता है। ठीक है, टाइलिन तथा डाइस्टेज एंजाइम स्टार्च होता है, मंड का पाचन करके उसे क्या करता है, माल्टोज यानी कि शर्करा कार्बोहाइड्रेट में क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है। लाइसो एंजाइम तथा थायोसामेट जो होता है, थायोसामेट आयन कीटाणुओं को मारने का कार्य करता है। किसका करता है, थायोसामेट जो होता है वो कीटाणुओं को मारने का कार्य करता है। म्यूलिन एंजाइम भोजन को चिपचिपा लसलसा बना देता है। ठीक, म्यूलिन एंजाइम क्या करता है, भोजन को चिपचिपा बना देता है, लसलसा बना देता है, जिससे उसे क्या होता है, निगलने में आसानी होती है। आप रोटी खाते हो, रोटी की लूदी क्यों मुंह में बन जाती है, क्योंकि जो म्यूलिन होता है उसको चिपचिपा और लसलसा बना देता है। मेढक तथा व्हेल में लार ग्रंथि नहीं पाई जाती है। मेढक और व्हेल में क्या लार ग्रंथि नहीं पाई जाती है। मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। पहला था पैरोटिड, क्या होता है, पैरोटिड होती है। उसके बाद देखो सब मैक्सिलरी होती है और सब लिंगुअल होती है। ठीक है, ये 3 प्रकार की क्या होती हैं, 3 जोड़ी होती हैं, वो लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। अब हम लोग समझते हैं अधोहनु। ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड क्या होती है, अधोहनु यानी कि पैरोटिड ग्लैंड क्या होती है, यह दोनों कानों के नीचे एक एक उपस्थित होती है। ठीक है, कानों के नीचे एक एक उपस्थित होती है। यह सबसे बड़ी लार ग्रंथि अगर पूछा जाए तो अधोहनु है। कौन है, पैरोटिड ग्लैंड जो होती है वो होती है। जब पैरोटिड ग्रंथि लार ग्रंथि विषाणु द्वारा संक्रमित हो जाती है तो उसमें क्या होती है, सूजन आ जाती है। ठीक है, सूजन आ जाती है, जिसे क्या कहा जाता है, गल्सुआ यानी कि मम्स कहते हैं। देखो गाल बाहर से सूजे होंगे, हवा लगने पे बहुत दर्द होता है, ये सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है। जब ये विषाणुओं के संपर्क आने पे क्या संक्रमित होती है, तब ये क्या गल्सुआ क्या रूप धारण कर लेती है, गल्सुआ बीमारी हो जाती है। रिमार्क देखिए क्या दिया हुआ, सांप में पैरोटिड ग्रंथि यानी कि पॉइजन ग्लैंड जहर की थैली का कार्य करती है। ठीक, सांप में पैरोटिड ग्लैंड जो होती है वो जो होती है पॉइजन ग्लैंड यानी कि जहर की थैली का कार्य करती है। अब अधोमैक्सिला पढ़ेंगे हम लोग। अधोमैक्सिला क्या होती है, दूसरी लार ग्रंथि होती है। ठीक है, तो जबड़ों के मध्य मैक्सिला अस्थि के दोनों ओर एक एक उपस्थित होती है। ठीक है, जबड़ों के मध्य देखो मैक्सिला अस्थि के दोनों ओर क्या होती है, एक एक उपस्थित होती है। जो होती देखो जो वाइटिन नलिका, ठीक है, वाइटन जो डक्ट्स होती है उसके द्वारा क्या होती है, खुलती है। अधोजिह्वा जो होती है, अधोजिह्वा जो होती है सबलिंगुअल ग्लैंड या जीभ के, देखो जिह्वा मतलब जीभ, जिह्वा मतलब याद रखिए कि जीभ। ठीक है, यह जीभ के दोनों ओर एक एक उपस्थित होती है, जीभ के दोनों साइड पे एक एक उपस्थित होती है। जो बर्थोलिन नलिका जो होती है और रिबीनस नलिका द्वारा क्या होती है, खुलती है। यह सबसे छोटी लार ग्रंथि, सबसे छोटी लार ग्रंथि अगर पूछा जाए तो आपकी कौन सी होती है, तो ये होती है अधोजिह्वा। ठीक, अधोजिह्वा होती है। ठीक है, दांत क्या होते हैं, तीर्थ देखते हैं। ठीक है, दांत मुख गुहा के ऊपर तथा नीचे जबड़ों पर दांत पाए जाते हैं। मनुष्य के दांत के 2 भाग होते हैं, पहला शिखर होता है जिसको क्राउन कहा जाता है, जिसको क्राउन मतलब आपने सुना होगा, जैसे इसको कहते हैं
जो राजा लोग मुकुट लगाते हैं, ठीक। क्राउन होता है और रूट होती है, ठीक है। क्राउन देखो ऊपर का भाग होता है, नीचे का रूट होती है, दो भाग पाए जाते हैं। दांत का वह भाग जो मसूड़ों के ऊपर निकला हुआ होता है सिर या शिखर यानी कि क्राउन कहलाता है, तथा मसूड़ों के अंदर रहने वाला भाग क्या कहते हैं, जड़ कहते हैं। सिर तथा जड़ के बीच दांत पतले भाग को क्या कहते हैं, ग्रीवा यानी कि नेक कहा जाता है। जैसे ये दांत है, इसको क्राउन कहा जाएगा, इसके नीचे का भाग जड़ कहा जाएगा, बीच को क्या कहेंगे, नेक कहेंगे। मनुष्य के दांत जो होते हैं गर्ददंती यानी कि थिकोडोंट होते हैं, अर्थात दांत जबड़ों की हड्डियों में क्या होते हैं, धसे हुए होते हैं। दांतों के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहते हैं। दांत में कैल्शियम सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। दांतों के निर्माण में 85% योगदान कैल्शियम फास्फेट का होता है, 10% योगदान जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, तथा शेष भाग जो होता है कैल्शियम क्लोराइड का होता है, ठीक। 85% होगा कैल्शियम फास्फेट, 10% कैल्शियम कार्बोनेट, और आपका क्या होगा, शेष भाग कैल्शियम क्लोराइड का होता है, ठीक है। अब अगला देखते हैं पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट दांत के बारे में क्या दिया हुआ है कि देखिए, दांतों का क्षरण टूट फूट फ्लोरीन की कमी के कारण होता है। अगर आपके दांत मतलब यानी कि टूटने लगे, टूट फूट होने लगी, क्षरण होने लगा है, तो इसका मतलब है कि क्लोरीन की कमी हो गई है, जिसे दंतक्षय या फ्लोरोसिस नामक बीमारी कहा जाता है। प्रत्येक दांत की भीतरी गुहा को मज्जा गुहा यानी कि पल्प कैविटी कहते हैं। मज्जा गुहा में रक्त वाहिका तथा तंत्रिका पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है, रक्त वाहिका तथा तंत्रिका पाई जाती है। मानव दांत का दो परत जो होती है लेयर होती है। बाहरी परत को इनामेल कहलाती है, जबकि आंतरिक परत क्या कहलाती है, डेंटाइन कहलाती है। आंतरिक परत क्या कहती है, डेंटाइन कहलाती है। ये देखो बाहरी परत इनेमल्स है और अंदर वाली परत को डेंटाइन कहा जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं, देखो मज्जा गुहा के ऊपर दंतास्ति पाई जाती है। जो मज्जा गुहा होती है उसके ऊपर दंतास्ति पाई जाती है। दांत का अधिकांश भाग दंतास्ति ही बनाती है। दांत का अगर पूछा जाए अधिकांश भाग कौन बनाती है, तो दंतास्ति बनाती है, ठीक है। जो मुख्य रूप से क्या होता है, कैल्शियम युक्त एक संयोजी ऊतक होता है। दांत की ऊपरी परत को इनेमल कहते हैं। क्या कहते हैं, दांत की ऊपरी परत को इनेमल कहा जाता है, ठीक है। इनेमल कहा जाता है। इनेमल मानव शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। इनेमल जो होता है मानव शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। यह 98% कैल्शियम लवण, ठीक, क्या क्या होता है, 98% कैल्शियम लवण यानी कि कैल्शियम फास्फेट व कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, जिसे फ्लोरीन मजबूती प्रदान करता है। जिसको क्या कहता है, फ्लोरीन क्या करती है, मजबूती प्रदान करती है, ठीक है। इनेमल जो होता है, देखिए इनेमल क्या होता है, दांतों की रक्षा करता है। दांतों की रक्षा कौन करता है, तो इनेमल करता है, ठीक है। अब हम लोग द्विबार दंती यानी कि डाइफाइकोडोंट देखेंगे क्या होते हैं। वैसे दांत जो जीवन में 2 बार आते हैं, ठीक है, जीवन में 2 बार जो आते हैं उनको द्विबार दंती कहा जाता है। जैसे कि बच्चों के दूध के दांत गिरते हैं, उसके बाद फिर से दांत निकलते हैं, तो ये द्विबार दंती दांत होते हैं। इनको डाइफोडोंट कहते हैं। शुरुआत में निकलने वाले दांत टूट जाते हैं। जो शुरुआत में दांत निकलते हैं क्या होते हैं, वो टूट जाते हैं और उनकी जगह पर पुनः नए दांत आते हैं। उनकी जगह पे क्या होते हैं, पुनः नए दांत आते हैं, जिसे क्या कहते हैं, दूध के दांत कहा जाता है, मिल्क टीथ कहा जाता है, जिनकी संख्या कितनी होती है, 20 होती है। अगर पूछा जाए कि बच्चों में दूध के दांत कितने होते हैं, तो 20 होते हैं, ठीक। मोनोफाइकोडोंट, एक बार दंती। वैसे दांत जो जीवन काल में सिर्फ एक बार निकलते हैं उन्हें मोनोफाइकोडोंट कहते हैं, ठीक है। अर्थात एक बार टूट जाने के बाद इनकी जगह पे कोई भी दूसरा दांत नहीं निकलने वाला आपका। इसे परमानेंट टीथ कहते हैं, स्थायी दांत कहते हैं। जैसे होता है अक्ल की दांत हो गई, ठीक है, इनकी संख्या कितनी होती है, 12 दांत आपके मुंह में ऐसे निकलते हैं जो कि क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। वो अगर वो एक बार टूट गए तो मतलब टूट गए, अब दोबारा नहीं निकलने वाले कि तोड़ ताड़ के बैठ गए अकल के दांत वाँत तो अपना वहाँ दोबारा से निकल जाए, ऐसे कोई निकलने वाले दांत नहीं है, ठीक है। स्थायी दांत का मतलब यही होता है कि एक बार अगर तोड़ डाले तो फिर निकलेंगे नहीं। तो इसी वजह से भैया बाइक वाइक थोड़ा धीमे चलाया करिए सब लोग हैं, क्योंकि अपनी रक्षा सबसे पहले ज़रूरी है। अगला देखते हैं, मानव के दांत 4 प्रकार के होते हैं। पहले होता है इंसीजर होती है, जिसको कहते हैं कृंतक, ठीक है। कैनाइन होती है, जिसको रदनक कहते हैं। प्री मोलर यानी कि देखो PM से प्रदर्शित करते हैं, इसको अग्रचौड़क कहते हैं। मोलर को M से, जिसको चवर्णक कहते हैं। ये आपके हो गए कैनाइन, ठीक है। कैनाइन जो थोड़ा नुकीले होते हैं उनको कैनाइन कहते हैं। उसके बगल वाले प्री मोलर हो गए, और ये आपके पीछे के दांत मोलर हो गए,
और जो आपके जो नीचे से निकलते हैं इनको क्या कहते हैं, इंसीजर कहा जाता है। सबसे पहले इंसीजर हम लोग देखते हैं, इंसीजर का वर्क क्या होता है। इंसीजर यानी कि कृंतक या सबसे आगे की दांत होती हैं, इसे नोज टीथ कहते हैं। क्या कहते हैं, नोज टीथ कहते हैं। यह भोजन को काटने में काम आते हैं। मानव में इसकी संख्या कितनी, 4+4 कितनी होती है, 8 होती है। शाकाहारियों में इंसीजर कैसा होता है, चौड़ा होता है। अन्य लोगों के दांत देखे होंगे, ऊपर के 2 दांत कैसे होते हैं, चौड़े होते हैं। तो 2 ऊपर के 2 नीचे के, ठीक है। देखो मतलब यानी कि ये इधर के 4 हो गए, ठीक है, और 4 कितने होते हैं, 8 होते हैं। इनमें चौड़े दांत पाए जाते हैं। कैनाइन कैसे होते हैं, रदनक, इसे आई टीथ भी कहते हैं। ये नुकीले होते हैं, जैसे कि आपने चीरने फाड़ने वाले जैसे दांत देखे होंगे, वो नुकीले होते हैं, ठीक। इनको चीरने फाड़ने का कार्य मतलब यानी कार्य करता है। मानव में इसकी संख्या देखो 2 इधर होती है, 2 मतलब यानी कि 2 ऊपर होती है, एक ऊपर होते हैं और एक नीचे होते हैं, ठीक। कितने, 4 होते हैं। मांसाहारी जानवरों में कैनाइन अधिक ही न्यूक्लियर होता है। जो शेर बाघ देखे होंगे उसमें एकदम न्यूक्लियर निकले होते हैं। बिल्ली में जैसे देखा होगा आपने। प्रीमोलर अर्धचौड़क, इसके जो होते हैं चिक टीथ के भी कहते हैं। या भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। बच्चों में यह बिल्कुल भी नहीं पाए जाते। वयस्कों में इसकी संख्या कितनी, 4+4 यानी कि 4 ऊपर 4 नीचे 8 होती है। मोलर, ठीक, मोलर क्या होते हैं, चौड़क। चौड़क देखो दांत क्या होते हैं, तो चौड़क जो दांत होते हैं तो इसमें होती है, इसमें विजडम टीथ भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, विजडम टीथ भी कहते हैं। इसका भी कार्य क्या होता है, भोजन को चबाना। बच्चों में अंतिम मोलर जो होते हैं, 3rd मोलर नहीं पाया जाता है। वयस्क में इसकी संख्या कितनी, 6+6 यानी कि 12 होती है। अर्थात चारों प्रकार में सर्वाधिक संख्या कितनी किसकी होती है, मोलर की पाई जाती है। रिमार्क का क्या है, बच्चों में प्री मोलर पूर्णता क्या होता है, अभाव होता है, नहीं पाए जाते, तथा अंतिम मोलर नहीं पाया जाता है। ये आप याद रखिए, ठीक है। बच्चों में कुल 20 दांत टूटने के बाद, ठीक है, बच्चों में क्या होता है, जब 20 दांत टूट जाते हैं उसके बाद क्या होते हैं, 20 दांतों को दूध के दांत कहा जाता है। जो दांत होते हैं 20 दांत टूट जाते हैं, दोबारा निकलते हैं, इनको क्या कहते हैं, दूध के दांत कहते हैं। दूध के दांत 12 वर्ष की अवस्था तक पूर्णतः टूट चुके होते हैं। 12 वर्ष के जब आप होते हैं तो पूरी तरीके से आपके दूध के दांत टूट जाते हैं और स्थायी दांत वहाँ पे निकल आते हैं और दोबारा नए दांत निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। इस प्रकार मानव जीवन में दांतों की कुल संख्या 20+32 यानी कि 52 होती है। पक्षियों के चोंच दांत का ही रूपांतरित रूप है। पक्षियों में जो चोंच पाई जाती है वो दांत का ही रूपांतरित रूप होते हैं। हाथी का बाहर निकला दांत उसके ऊपरी जबड़े यानी कि सेकंड इंसीजर होता है। क्या होता है, सेकंड इंसीजर होता है, सेकंड इंसीजर होता है, ठीक है। अब डेंटल फॉर्मूला क्या होता है, ICPM, ठीक है, मतलब इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ठीक है। वही नीचे भी देखेंगे। तो बच्चों में देखो इसका डेंटल फॉर्मूला क्या होता है, 21-23/21-23, 21-23/21-23, एकदम ईजी है, याद कर लेना। बच्चों में 21-02-21-02 ये होता है, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग अब टॉपिक, दांत सूत्र, ठीक है। दांत सूत्र देखो, दांत सूत्र द्वारा दांतों को 1/4 भाग ही दिखाया गया है। कितना, 1/4 भाग दिखाया गया। जानवरों में ऊपरी जबड़ा में दांत नहीं होते, ऊपरी का जो जबड़ा होता है उसमें दांत नहीं होते। स्तनधारियों में सर्वाधिक दांत यहाँ सूअर तथा घोड़ा में होता है, जिनकी संख्या कितनी होती है, 44 में होती है। अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा दांत किसमें पाए तो सूअर और घोड़े में पाए जाते हैं। मच्छर में 47 दांत होते हैं। मच्छर में कितने होते हैं, 47 दांत होते हैं, जबकि गाय और भेड़ में कितने, 32 दांत होते हैं। मच्छर सोचिए, इतना छोटा मच्छर, उसके कितने दांत, 47 दांत। भैया कमाल है ना, सोच लीजिए। ग्रास नली, ऑसोफेगस, यह मुख गुहा को आमाशय से जोड़ने का कार्य करता है। यह एक लंबी नली के समान होती है जो लार में मिले हुए भोजन को निगल करके क्या करती है, निगल द्वारा क्या करती है, प्राप्त करती है। इसमें कोई पाचन की क्रिया नहीं होती है, ठीक है। मनुष्य में यह 10 इंच लंबी होती है, जबकि जिराफ में यह क्या होती है, सर्वाधिक लंबी गर्दन के कारण होती है। क्रमाकुचन, ठीक है। परिस्टोलिसिस, ठीक है, के कारण क्या होता है, भोजन ग्रास नली से आमाशय यानी कि स्टमक में पहुंचता है। ग्रास नली व आमाशय के बीच एक वाल्व स्फिंक्टर, ठीक है, पाया जाता है, जो भोजन को वापस ग्रास नली में जाने से रोकता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे आमाशय यानी कि पेट, स्टमक क्या होता है। यह थैलीनुमा आकृति होती है जो भोजन को संग्रहित करने तथा पचाने दोनों का कार्य करती है। यह आहार नली का सबसे चौड़ा भाग होता है। यह भोजन का लगभग 4 घंटे रोककर रखती है। इसकी आंतरिक दीवारें म्यूकोसा की बनी होती है। आमाशय 3 भागों में बटा होता है। अग्रभाग कार्डियक, मध्य भाग फंडिक होता है, पश्च भाग पाइलोरिक होता है, ठीक है। अगला देखते हैं, ये दिया हुआ है, ये अब देखो फंडिक दिया हुआ है,
ये ग्रासनली, ये कार्डियक दिया हुआ है, रूजी दिया हुआ है, पाइलोरिक दिया हुआ है, काइम दिखा हुआ है। ये इसी का इंग्लिश में दिया हुआ है, ठीक है। कार्डियक से HCl निकलता है जो टाइलिन के प्रभाव को क्या कर देता है, समाप्त कर देता है और कीटाणुओं को क्या कर देता है, मार देता है, या भोजन को अम्लीय बना देता है और एंजाइम की क्रियाशीलता को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। फंडिक बीच का भाग होता है जिसमें कांटेनुमा रचना पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं, रूजी कहते हैं। क्या कहते हैं, रूजी कहते हैं। कांटेनुमा संरचना को क्या कहते हैं, रूजी कहते हैं। या भोजन को रोककर रखने का कार्य करती है। जब हम भोजन नहीं किया करते हैं तो रूजी अपने स्थान पर खड़ा हो जाता है और चुभने लगता है। क्या होता है, चुभने लगता है, ठीक है। चुभन होती है, भूख बहुत तेज से लगी तो रूजी खड़ा हो जाता है अपने स्थान पर, ठीक है। देखो पाइलोरिक में जठर ग्रंथि पाई जाती है। पाइलोरिक में क्या पाई जाती है, जठर ग्रंथि पाई जाती है, जिससे जठर रस, गैस्ट्रिक जूस निकलता है। जब जठर ग्रंथि का काम नहीं करती तो उस रोग को क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक कहते हैं, ठीक है। जठर ग्रंथियों में मुख्यतः 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। श्लेष्म कोशिका म्यूकस सेल, जिसकी श्लेष्म म्यूकस का स्त्रावण करती है। मुख्य कोशिका देखो पैप्टिक और जाइमोजन सेल, ये पेप्सिनोजन तथा देखो पोरेनिन नामक एंजाइम का स्त्रावण करती है। भित्तीय कोशिका देखो ऑक्सीनेटिक और पेरिनेटल सेल से, ये हाइड्रोक्लोरिक HCl का स्त्रावण करती है। जठर रस में रेनिन तथा पेप्सिन पाया जाता है। रेनिन दूध को दही में बदल देता है, अर्थात दूध को पचाता है, या दूध उपस्थित कैसिन प्रोटीन को कैल्शियम पारा कैसिनेट में बदल देता है। बच्चों में देखो मतलब दूध पचाने की क्षमता बहुत अधिक होती है, ठीक है। अगला देखते हैं। कैसिन प्रोटीन के कारण ही दूध का रंग क्या होता है, सफ़ेद होता है। कैसा होता है, दूध का रंग सफ़ेद होता है, ठीक है। दूध का रंग कैसा होता है, सफ़ेद होता है। कैसिन प्रोटीन के कारण ही दूध का रंग सफ़ेद होता है। दूध का हल्का पीला रंग देखो कैरोटीन प्रोटीन के कारण होता है। पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है या प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। भोजन आमाशय के बाद छोटी आंत में जाता है। यहाँ भोजन अब क्या होता है, कायम रूप ले चुका होता है। आंत, इंटेस्टाइन देखेंगे क्या होती है, तो मनुष्य की आंत 2 भागों में बटी होती है, छोटी आंत, बड़ी आंत, ठीक है। शाकाहारियों में आंत की लंबाई अपेक्षाकृत अधिक होती है, जब जिससे क्या होता है, भोजन अवशोषण हेतु अतिरिक्त पृष्ठ क्षेत्र उसमें मिल सके शाकाहारियों में। देखिए अब हम लोग देखेंगे छोटी आंत। क्या देखेंगे, छोटी आंत क्या होती है, तो देखिए भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। यह आहार नाल का सबसे बड़ा भाग है। इसकी लंबाई 6 से 8 मीटर होती है। आमाशय में पाचन क्रिया संपन्न होने के बाद भोजन छोटी आंत में पहुंचता है, जहां भोजन का पाचन व अवशोषण किया जाता है। क्या कहता है, पाचन क्या रहता है, अवशोषण किया जाता है, ठीक है। संपूर्ण आहार नाल की लंबाई 10 मीटर होती है। कितनी होती है, 10 मीटर होती है। पाचन संबंधी सबसे अधिक कार्य छोटी आंत में ही होता है। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, पक्वाशय यानी कि ग्रहणी, अग्र क्षुद्रांत और क्षुद्रांत, ठीक है। तो ये 3 भाग इसके होते हैं। अब यकृत हम लोग देख लेते हैं। यकृत क्या होता है, लीवर, ठीक है। लीवर क्या होता है, यह सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है। इसका भार लगभग कितना होता है, 1.5 किलोग्राम होता है, ठीक है। यह अपने क्षतिग्रस्त हिस्सों को पुनः निर्माण स्वयं कर लेती है, अपनी रिपेयरिंग खुद कर लेती है। यकृत में पित्त यानी कि बाइल जूस का क्या होता है, निर्माण होता है, बाइल जूस बनता है, ठीक है। पित्ताशय गाल ब्लेडर जो होता है इसको देखते हैं। इसमें यकृत द्वारा बनाया गया पित्त आकर क्या होता है, जमा रहता है। इसमें पित्त का निर्माण नहीं होता है। इसमें क्या होता है, पित्त का निर्माण नहीं होता है। पित्ताशय यकृत के ठीक नीचे होता है। कहाँ होता है, यकृत के ठीक नीचे होता है। पित्ताशय में जब स्टोन का निर्माण हो जाता है तो ठीक नहीं हो सकता, इसलिए पूरे पित्ताशय को क्या करता है, काट कर निकाल देते हैं। जब पित्ताशय में स्टोन बन जाएगा तो पित्ताशय मतलब दोबारा ठीक नहीं होगा, तो इसको काट कर निकाल ही दिया जाता है, ठीक है। देखो अल्ट्रासाउंड विकिरण द्वारा, ठीक है। अल्ट्रासाउंड की जो विकिरण होती हैं वो बिना शल्य क्रिया के, ठीक है, बिना शल्य क्रिया के पित्ताशय की पथरी को क्या कर देती है, गला देना लिथोट्रिप्सी कहलाता है, ठीक है। अल्ट्रासोनिक जो विकिरण होती हैं उसके द्वारा क्या कहता है, बिना शल्य क्रिया के पित्ताशय की पथरी को गला दिया जाता है, और यह जो प्रोसेस होती है इसको लिथोट्रिप्सी कहते हैं। क्या कहते हैं, लिथोट्रिप्सी कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, देखिए पित्त एंजाइम ना होते हुए भी क्या होता है, पाचन में सहायक है। पित्त रस गाढ़ा हल्के पीले रंग का होता है। मनुष्य में प्रतिदिन लगभग 600 मिली पित्त रस स्रावित होता है। पित्त देखो जो होता है भोजन को क्षारीय बना देता है, क्योंकि पित्त क्षारीय होता है। और पित्त का जो पीएच पूछा जाए 7.8 से 8.5 तक होता है। पित्त रस में कई जो होता है कोई भी पाचक एंजाइम नहीं होता है। और पित्त रस में पित्त वर्णक यानी कि बाइल पिगमेंट जिसे क्या होता है, बिलिरुबिन तथा बिलिवर्डिन आदि भी पाए जाते हैं। पित्त रस में उपस्थित 2 लवण जिसको सोडियम ग्लाइकोलेट तथा सोडियम देखो टारोकलेट भोजन कायम उपस्थित वसा फैट को जल के साथ मिलाकर छोटे छोटे बिंदु में तोड़ देते हैं। इस क्रिया को पैसीकरण कहा जाता है।
ठीक, वसा में घुलनशील विटामिन जो होती है A, D, E, K, देखो आप याद कर सकते हैं इसे कीड़ा, ठीक है, कीड़ा से याद कर सकते हैं कि अवशोषण में भी पित्त रस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक, क्या होती है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि किसी व्यक्ति का पित्ताशय निकाल दिया जाए तो उस व्यक्ति में वसा का पाचन सामान्यता नहीं होता है। इसी वजह से जो जिसका पित्ताशय निकाल दिया जाता है उनको तला भुना खाने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि उसमें फैट का पाचन नहीं होता है। ये देखिए डायग्राम दिया हुआ है, ये आपका यकृत है, ठीक है, ये आहार नाला है, ये आमाशय आपका, ये अग्नाशय, ये पित्ताशय, ये जो दिया हुआ है, ये देखो ड्यूडेनम है, ये बिलाई है, ये आपका क्या है, छोटी है, ये जेजुनम है, ठीक है, तो ये दिया हुआ है यहाँ पे। अब हम पक्वाशय या ग्रहणी देखेंगे, ड्यूडेनम देखेंगे। तो ग्रहणी अंग्रेजी में यू आकार की भांति मुड़ी हुई रचना होती है, यह छोटी आंत का पतला भाग है, ठीक है। अमाशय के बाद भोजन कायम ग्रहणी में आता है, जहाँ उसमें पित्त मिलती है वह क्षारीय बन जाता है, ठीक है। ग्रहणी में किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं होता है, बल्कि इसमें दो प्रकार के हार्मोन्स पाए जाते हैं, जिसको कोलेसिस्टोकाइनिन और सिक्रेटिन कहते हैं। कोलेसिस्टोकाइनिन जो होती है ये पित्ताशय के पित्त निकालने या स्रावित करने को उत्तेजित करता है ताकि भोजन क्षारीय हो सके। सिक्रेटिन क्या होता है, यह अग्नाशय को अग्नाशी रस यानी कि पैनक्रियाटिक जूस को स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है ताकि भोजन सरलता से पच सके। रिमार्क देखिए क्या दिया हुआ है, रिमार्क को देखते क्या दिया हुआ है। अग्नाशय में से 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं, इन तीन को सामूहिक रूप से पूर्ण पाचक रस कहते हैं, क्योंकि यह भोजन के सभी अवयवों को पचाता है। ट्रिप्सिन या प्रोटीन पेप्टोन को पचाकर पेप्टाइड में बदल देता है। एमाइलेज या स्टार्च को मंड शर्करा में तोड़ देता है। लाइपेज या पित्त द्वारा पायसीकृत देखो इमल्सिफाइड वसा को क्या करता है, तोड़कर ग्लिसरॉल तथा वसीय अम्ल में बदल देता है। ट्रिक देखिए क्या है, अग्नाशय में एंजाइम पूर्ण पाचन रस होता है, लैट यानी कि लाइपेज का होता है, एमाइलेज का होता है और ट्रिप्सिन का होता है। अगर क्षुद्रांश को देखते हैं क्या होती है, जेजुनम में देखो जेजुनम में पाचन की कोई क्रिया नहीं होती है ग्रहणी के बाद, ठीक है। ग्रहणी के बाद भोजन जेजुनम में पाया जाता है और जेजुनम के बाद कहाँ पाया जाता है, इलियम में पाया जाता है, ठीक है। आप लोग क्षुद्रांश देखते हैं, इलियम देखते हैं, ठीक, क्या होती है, देखिए यह छोटी आंत का अंतिम भाग होता है, यहाँ से भोजन का पाचन तथा अवशोषण दोनों होते हैं। यहाँ से कई प्रकार के आंत रस यानी कि इंटेस्टाइनल जूस निकलते हैं। इन सभी आंत को, ठीक है, इन सभी आंत को सक्कम इंट्रिकस, ठीक, सक्कम इंट्रिकस कहते हैं। निम्नलिखित एंजाइम पाए जाते हैं, निम्नलिखित एंजाइम पाए जाते हैं। नंबर 1 इरेप्सिन, क्या पाया था, इरेप्सिन, या प्रोटीन को पचाता है या प्रोटीन पेप्टाइड को क्या करता है, अमीनो अम्ल में बदल देता है और यहाँ प्रोटीन का पाचन पूर्ण हो जाता है, ठीक है। प्रोटीन जो होता है भोजन में, पेप्टोन जो होता है माशय में, ठीक है। तो पेप्टाइड यानी कि ड्यूडेनम में अमीनो एसिड कहाँ बनता है, इलियम में बनता है। लाइपेज क्या होता है, यह वसा का पाचन करता है और वसा को ग्लिसरॉल तथा वसीय अम्ल फैटी एसिड में बदल देता है। लाइपेज और देखो लाइपेज जो होता है वसा और फिर ग्लिसरॉल प्लस वसीय अम्ल बनता है, ग्लिसरॉल प्लस वसीय अम्ल बनता है। जो माल्टेज होता है, माल्टेज जो होता है या माल्टोज को पचाता है। सुक्रेज जो होता है सुक्रोज यानी कि चीनी को पचाता है। लैक्टेज जो होता है या लैक्टोज को पचाता है। नोट क्या दिया हुआ है, छोटी आंत का अंतिम भाग इलियम में उंगली जैसे जो विलाई संरचना पाई जाती हैं, ठीक, कहते हैं इनको विलाई कहते हैं। ये अवशोषण यानी कि चूसने का कार्य करती हैं। किसका कार्य करती है, चूसने का कार्य करती हैं, ठीक है। उसके बाद भोजन को तुरंत बाद, ठीक है, भोजन के तुरंत बाद अधिक जल नहीं पीना चाहिए, क्योंकि यह एंजाइम को पतला कर देता है जिससे पाचन नहीं होता है। पानी पीने के, खाना खाने के बाद तुरंत इतना पानी ना पियो, थोड़ा पी लो, उसके घंटा 2 घंटा के बाद पियो। आदमी क्या करता है, खाना खा लिया 1 लोटा पानी पी लिया है, उससे क्या होता है, पाचन उसी का खराब होता है। भोजन करने के कुछ समय बाद हमें नींद आने लगती है, क्योंकि भोजन पचाने के लिए शरीर को अधिकांश रक्त आमाशय की मांसपेशियों में चला जाता है और मस्तिष्क में रक्त की कमी हो जाती है, जिसके कारण हमें क्या होती है, नींद आने लगती है। छोटी आंत इलियम से भोजन निकलता है तो वह काइल का रूप ले लेता है और बड़ी आंत में क्या होता है, प्रवेश कर जाता है। अब हम लोग देखते हैं बड़ी आंत क्या होती है। बड़ी आंत छोटी आंत की तुलना में अधिक चौड़ी होती है, किंतु जो होती है लंबाई में छोटी होती है। बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है, इसमें केवल जल अवशोषण होता है, भोजन का नहीं, ठीक है। इसमें विटामिन बी का निर्माण होता है। बड़ी आंत के 3 भाग विभक्त होते हैं, सीकम, बृहदंत, मलाशय, ठीक है। छोटी आंत के बाद भोजन सीकम में प्रवेश करता है। सीकम पेट में दाहिने और जिसके नीचे अपेंडिक्स पाया जाता है। अपेंडिक्स क्या होता है ये देखते हैं, देखिए अपेंडिक्स क्या होता है ये देखते हैं। यह हमारे शरीर में एक अवशेषीय अंग है, यह सेलुलोज को पचाता है। यह जानवरों का एक क्या होता है, मुख्य भाग होता है। अब हम लोग देखते हैं रिमार्क। रिमार्क क्या होता है,
तो देखिए रीमार्क क्या होता है, रीमार्क देखते हैं। तो रीमार्क देखिए वैसे अंग को अवशेषीय अंग यानी कि वेस्टेज कहते हैं, जो शरीर में तो होता है किंतु काम नहीं आता है। देखो अपेंडिक्स जो होती है थर्ड मोलर, प्रीमोलर, पिन्ना, कर्ड, पल, त्वचा के बाल आदि होते हैं, ठीक है। जब कभी भोजन अपेंडिक्स में फंस जाता है तो उसे ऑपरेशन करके अपेंडिक्स पूरा क्या होता है, काट दिया जाता है। अपेंडिक्स में अगर भोजन फंस गया तो अपेंडिक्स आपका गया, ठीक है। सीकम के बाद कोलन प्रारंभ होता है, जिसमें जल का क्या होता है, अवशोषण होता है। कोलन में ही म्यूकस का क्या होता है, निर्माण होता है, जब पचे हुए भोजन को क्या चिपचिपा बना देता है। म्यूकस का निर्माण मलाशय यानी कि रेक्टम में अपशिष्ट पदार्थ जमा रहता है और गुदा के द्वारा क्या होता है, क्या बाहर निकल जाता है, ठीक है। ये देखिए मनुष्य का दिया हुआ है। ये आपकी देखो असेंडिंग कोलन हो गई, ये आपकी क्या हो गई जो डिसेंडिंग कोलन हो गई, ये आपकी सिग्मोइड कोलन हो गई, ये आपकी अपेंडिक्स हुई, इसी को काट के निकाल दिया जाता है। ये आपका रेक्टम हुआ, ये ट्रांसफर कोलम हुआ, ठीक है, आपका कोलन हुआ। अब आगे देखते हैं पाचन की क्रिया। एक जल देखो पाचन की जो क्रिया होती है, एक जल अपघटन की क्रिया होती है। पाचन की क्रिया संपूर्ण देखो क्रिया 5 अवस्थाओं में होती है। अंतःग्रहण, सबसे पहले आप भोजन को ग्रहण करोगे, भोजन को निकलने की क्रिया को अंतःग्रहण करते हैं। और पाचन डाइजेशन, भोज्य पदार्थों को छोटे छोटे सरल पदार्थों में टूटना क्या पाचन कहलाता है। अवशोषण, अब्जॉर्बेशन, पचे भोजन को पदार्थों की कोशिकाओं में जब सोख लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं, अवशोषण कहते हैं। स्वांगीकरण क्या कहते हैं, पचे भोज्य पदार्थ से ऊर्जा प्राप्त करने की क्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं। मल परित्याग, ठीक है। पाचन देखो पाचन के बाद बचे हुए अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने की क्रिया को मल परित्याग कहते हैं। नोट, मल का पीला रंग, भूरा रंग, उसमें उपस्थित देखो स्टेकार्बोलिन व यूरिबिलिन के कारण होता है। ऐसा नहीं आपने वहाँ पिंक खाया तो पिंक आप करोगे, ठीक, मल त्याग करोगे, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। तो आपका पीला होगा या फिर भूरा रंग होता है। अब देखते हैं मल की बदबू इंडोल व स्केटोल नामक पदार्थ के कारण आती है। जो बदबू आती है वो इंडोल और स्केटोल नामक के कारण आती है। अवशोषण के पश्चात सभी पोषक पदार्थ यकृत, निर्वाहिका, शिराती को हेपेटिक पोर्टल वेन द्वारा क्या होते हैं, यकृत में पहुंचते हैं, जहां पर क्या होता है, उपापचय की क्रिया संपन्न होती है। अवशोषित पदार्थ शारीरिक पदार्थों में क्या होते हैं, परिवर्तित कर दिए जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, स्वांगीकरण कहा जाता है। अब हम इसके वन लाइनर क्वेश्चन देखते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन क्या दिए हुए, लार किसके पाचन में सहायक होती है, तो स्टार्च के। वसा का पाचन करने वाला लाइपेज नामक एंजाइम किस अंग द्वारा स्रावित होता है, तो यकृत, लीवर द्वारा। लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन के पश्चात क्या प्राप्त होता है, तो वसीय अम्ल या ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंत में स्रावित होता है, सिक्रेटिक। कहाँ क्या होता है, सिक्रेटिक होता है। पित्त का संचयन कहाँ होता है, तो पित्ताशय में होता है। किस अंग में प्रोटीन का पाचन पूर्ण होता है, तो आंत में। अमाशय की भित्ति से कौन सा हार्मोन से स्रावित होता है, तो गैस्ट्रिन होता है। लार की टायलिन एंजाइम किस माध्यम में क्रियाशील होती है, तो हल्के अम्लीय माध्यम से। अमाशय स्टमक की दीवार का पेशी संकुचन क्या कहलाता है, तो क्रमकुचन कहलाता है। क्या क्रमाकुचन कहलाता है, ठीक है, क्रमाकुचन कहलाता है। अब देखिए पाचक तंत्र के किस रस में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, तो पित्त में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट किस रूप में शरीर में संग्रहित होता है, तो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। अमाशय में भोजन के जीवाणु को कौन नष्ट करता है, तो एचसीएल, जो कि आपके पेट में पाया जाता है, ठीक है। अमाशय शरीर की किस संरचना में क्रम रूप परिशेषिका बनाती, तो बड़ी आंत में, ठीक है। मानव शरीर का वह अंग जो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का भंडार करता है उसे यकृत कहते हैं। एक स्तनधारी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो यकृत होती है। और लार का पीएच कितना होता है, 6.8 होता है। पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो यकृत प्रभावित होता है। पाचन क्रिया के समय आहार नाल में स्टार्च का अंतिम उत्पाद क्या होता है, तो ग्लूकोज होता है। कार्ड मछली में यकृत तेल में कौन सी विटामिन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, तो विटामिन ए पाई जाती है। लैंगरहैंस की द्वीपकाएं किस अंग को में उपस्थित होती है, तो अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज में उपस्थित होती हैं, ठीक है। अब अगला देखते हैं मानव शरीर में किस अंग से हार्मोन्स के साथ साथ पाचन एंजाइम को भी स्त्रावण होता है, तो ये होता है अग्नाशय। जठर ग्रंथियां गैस्ट्रिक ग्लैंड किस अंग में पाई जाती है, तो अमाशय में पाई जाती है। यकृत द्वारा किस प्रोटीन का संश्लेषण व संग्रह किया जाता है, तो फाइब्रिनोजेन का तथा प्रोथम्बिन का किया जाता है। यकृत में उपस्थित कौन सा पदार्थ मानव शरीर में रक्त जमाने में रोकता है, जब रक्त जमने में कौन सा होता है, हेपेरिन के। अगर हेपेरिन ना हो तो आपकी बॉडी में ब्लड क्या हो जाए, क्लॉटिंग हो जाए नसों में, ठीक है। और लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है, तो किडनी खराब जाती है। जो ज़्यादा व्रत रहते हैं उनकी क्या होती है, किडनियों पर बहुत असर पड़ता है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है, तो छोटी आंत में होता है। मानव शरीर में छोटी आंत होती हैं अवशोषण के लिए। किस अंग के द्वारा रक्त से यूरिया पृथक की जाती है, तो किडनी के द्वारा, वृक्क के द्वारा की जाती है। इंसुलिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है, तो जस्ता धातु उपस्थित होती है, ठीक है। ये आपकी जो है
पाचन तंत्र की थ्योरी क्लास कंप्लीट हो गई। और इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा, उसमें हम लोग क्या करेंगे, एमसीक्यू करेंगे। एमसीक्यू की जो क्लास रहेगी वो आपकी 200 प्लस क्वेश्चन रहेंगे। प्रीवियस ईयर में जितने भी देखो जितने भी एग्जाम हुए कम्पिटिटिव एग्जाम में, उसमें जितने भी आए हुए क्वेश्चन हैं सारे के सारे हम लोग इससे करने वाले हैं। तो हमारे चैनल से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए, ठीक है, जितना हो सके उतना शेयर करिए। देखिए इतनी मेहनत करते हैं, कम से कम आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं। शेयर करने में, लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता है, तो इतना तो कर ही सकते हैं आप लोग। यही हमारे लिए क्या होगा, बहुत होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।